अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शराज और मैं मरहम और न्यूट्री फैक्टर के इस लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोलेजन के बारे में। कोलेजन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर और हमारी स्किन को, हमारी बोन्स को, हमारे डेली के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए कोलेजन किस हद तक इम्पोर्टेंट होता है। इस सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कोलेजन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको क्या क्या असरात नुमायां हो सकते हैं, और इसके साथ ही अगर कमी को पूरा करना हो तो हम किस तरीके से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा गियास, जो कि मेयो हॉस्पिटल में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा लेजर स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और जितने भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको डील करती हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल जो कि रायवन रोड के ऊपर है, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं। और जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर उन्हें लेजर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो डॉक्टर साहिबा उन सब पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम। Thank you so much, Shiraz, for this comprehensive introduction. ओके जी डॉक्टर साहब, अगर हम कोलेजन की बात करें, कोलेजन को बहुत ज्यादा हाइप मिली है ड्यूरिंग सम रीसेंट इयर्स। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें ये बताइए कि कोलेजन बेसिकली है क्या और किस लेवल तक जो है हमें इसकी जरूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गियास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। अच्छा, देखिए शिराज, आपका क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो इंसानी जिस्म है वो 2 से 3 बेसिक चीज़ों से बनता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ऑलमोस्ट सभी को मालूम है कि अंडा, गोश्त, दालें, इसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। ये एक रस्सी नुमा इसकी साख्त होती है। 3 छोटी छोटी रस्सियां जैसे एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाएंगी तो एक बड़ी रस्सी बन जाएगी, तो उस तरह के कोलेजन के मॉलिक्यूल की साख्त होती है। और ये कोलेजन जो है ये एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट समझ लें। जैसे दीवार एक ईंट से बनती है ना, तो ईंटों के ऊपर ईंटें लगाएंगे, दीवार बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से कोलेजन के साथ कोलेजन फाइबर्स जब मिलती हैं तो ये एक मैश या नेटवर्क बनाती हैं बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज में, जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो जब इन जगहों के ऊपर कोलेजन इस तरीके से मौजूद होती है, ये हमें स्ट्रेंथ देती है, ये बेसिक शेप देती है हर चीज को, इंक्लूडिंग स्किन, इंक्लूडिंग बोन्स, जॉइंट्स, ऑर्गन्स। बेसिक साख्त जो हमारी है ना वो कोलेजन से बनी है, एंड कोलेजन बेसिकली इज अ प्रोटीन। ठीक हो गया। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि कोलेजन बेसिकली है क्या। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी बताता चलूंगा कि अगर आपको भी कोई स्किन से रिलेटेड इशू है, कोई आप डॉक्टर साहिबा से स्किन से रिलेटेड मसला डिस्कस करना चाहते हैं, इवन कि अगर वो बहुत ज्यादा गहरी नौयत का, ये पर्सनल नौयत का नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी जनरल मसाइल होंगे उनको डॉक्टर साहिबा से हम डिस्कस करें और उनके आंसर लेने की कोशिश करें। काफी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ और इन क्वेश्चन को मैं बारी बारी जो है वो डॉक्टर साहिबा से पूछकर उनके जो है आंसर लेने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहबा ये होगा कि हमें ये बताइएगा कोलेजन की कोई टाइप्स भी होती हैं, मतलब स्पेसिफिक कोलेजन की अगर टाइप्स में देखा जाए तो कितनी टाइप्स का कोलेजन होता है और क्या वो हर टाइप इक्वली इंपॉर्टेंट होती है? शिराज, बेसिकली जो कोलेजन होती है ना, इसकी अगर जदीद तहकीक के मुताबिक देखा जाए तो डेली बेसिस पे न्यू टाइप्स इसकी इन्वेंट होती रहती हैं। थोड़ा बहुत उनमें साख्त का फर्क होता है, लेकिन बेसिकली 26 या 28 मुख्तलिफ किस्में आप कह लें। उसमें 3 से 4 जो किस्में हैं वो हमारी बॉडी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज्यादातर वही इकसाम हैं जो पाई जाती हैं स्किन के अंदर, बोन्स एंड जॉइंट्स में, हार्ट्स में, किडनी में, आई में। तो बेसिकली टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये कोलेजन है जो मोस्टली हमारे साथ लिंक्ड है और हमारी बॉडी टिश्यूज में है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब
स्पेसिफिकली स्किन के ऊपर चले जाएं कि अगर स्किन में हम देखें तो कोलेजन किस लेवल तक हमारे फेस की स्किन, क्योंकि जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और उसको हमें डर्ट का भी सबसे ज्यादा फेस को सामना करना पड़ता है, गर्द हो या मॉइस्चर हो, जैसा भी इन्वायरमेंट होता है। तो बाकी तो हम क्योंकि कवर कर लेते हैं बॉडी को, लेकिन फेस जो है हमारा वो सबसे ज्यादा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इन चीजों को जो है वो सामने से फेस कर रहा होता है। तो इसमें कोलेजन का कितना पार्ट होता है और क्या कोलेजन की कमी होने से हमारे फेस के ऊपर कैसे असरात नुमाया हो सकते हैं? हाँ, देखिए अब चूंकि स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो ऑब्वियसली हमारा नॉलेज थोड़ा सा इन डेप्थ होता है। तो जो स्किन की हमारी बेसिक साख्त है वो बनी ही कोलेजन से है। स्किन की जो 2 लेयर्स हैं उसमें निचली वाली तह बनी ही कोलेजन की है, कोलेजन की मुख्तलिफ टाइप्स की। तो चूंकि जैसे आपने बताया कि फेस की जो स्किन है या हाथों की वो एक्सपोज्ड टू सन है, तो यहाँ पे हम आपका छोटा सा एक और क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे फेस के डैमेज का बायस बनती हैं कोलेजन के डैमेज के हवाले से। चूंकि ये कपड़ों से बाहर है, एक्सपोज्ड है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो मैक्सिमली फॉल करती है स्किन के ऊपर। स्पेशली सन ब्लॉक्स जब हम नहीं लगाते, सनस्क्रीन्स ट्रेडिशनली यूज नहीं करते, तो उससे ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट डैमेज इज वन थिंग जिससे स्किन की जो कोलेजन है वो डैमेज हो जाती है। ना सिर्फ इसकी मिकदार कम हो जाती है बल्कि क्वालिटी ऑफ कोलेजन यानी कि जो रस्सी की अपनी साख्त, अपनी स्ट्रेंथ या ताकत है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो हमें विजिबली कैसे पता चलेगा कि स्किन डैमेज हो रही है? बेसिकली ये हमारी स्किन के ऊपर नमूदार होगी रिंकल्स की फॉर्म में, यानी झुर्रियों की शक्ल में। इसके अलावा कोलेजन की कमी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने से और क्या इफेक्ट आएगा कि स्किन सैगी हो जाएगी, यानी कि वो ढलकना शुरू कर देगी। वक्त से पहले जैसे कुछ औरतों में, कुछ मर्दों में बुढ़ापा देखने में आता है, स्किन लटक जाती है, फेस की शेप खराब हो जाती है, आईब्रोज ड्रूपी हो जाते हैं, चीक्स नीचे चली जाती हैं, यहाँ जाउल्स बन जाते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एडवांस्ड एजिंग या वक्त से पहले बुढ़ापे को शो करती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी कवर कर दूं कि और कौन सी चीजें जो हमारी कोलेजन को डैमेज कर सकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का जैसे हमने जिक्र किया, उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। तो जो लोग स्मोक करते हैं उसके अंदर निकोटीन और इसके अलावा जो बाकी केमिकल्स हैं वो आपकी कोलेजन को तोड़ रहे हैं, वो इन रस्सियों को तोड़ रहे हैं। सो ना सिर्फ वो आपस में जुड़ नहीं पा रही बल्कि वो डिफरेंट अज़ा को भी नहीं जोड़ पा रही। तो इन एडिशन टू ऑल दी अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो कि हार्ट डिजीजेज और वगैरह वगैरह, उसके साथ स्किन डैमेज जो है कोलेजन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू स्मोकिंग। थर्डली जो है ना, हम चूंकि मीठा खाने के बहुत शौकीन है, हर खाने के बाद हमारी आवाम को और हमें भी इनफैक्ट मीठा चाहिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जो हाई शुगर डाइट्स हैं, ज्यादा मिठास वाली खुराक, वो हमारी स्किन कोलेजन को डैमेज करने का बहुत बड़ा बायस बनती है। बल्कि जदीद रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ज्यादा मिठास खाने वाले लोगों की जो कोलेजन की क्वांटिटी और क्वालिटी है वो बहुत हद तक खराब हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन बेसिकली मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ तो बुढ़ापा सब में आना है, लेकिन उस बुढ़ापे की रफ्तार तेज कौन कर रहा है? अल्ट्रावायलेट लाइट, स्मोकिंग और इसके अलावा ज्यादा मिठास वाली खुराक। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम आजकल का अगर लाइफस्टाइल देखें तो हमारा मील तब तक कंप्लीट नहीं होता जब हम बहुत ज्यादा शुगर वाली कोई चीज, ब्राउनी, पेस्ट्री या फिर केक या फिर 3-4 चम्मच डाल के चाय ना पी लें, कॉफी ना पी लें। तो ऐसे ही हमारे लाइफस्टाइल के अंदर ही शुगर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। एंड रिसेंटली आई मेट अ डॉक्टर, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उन्होंने हमें जो है वो विदाउट शुगर टी सर्व की एंड शी सेड कि हमारे घर में शुगर यूज ही नहीं होता। तो तब मुझे जाके पता चला कि मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो कितना कंसर्न्ड है अपनी डाइट के बारे में। तो हमें आम लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि शुगर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जहां पे जरूरत हो तो हस्बे जरूरत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन हमारे से किया गया है, दैट इज के ओपन पोर्स का कोई सोल्यूशन बता दें। ओपन पोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट सेक्शंस के अंदर आ चुके हैं, तो हमें कोई रेमेडी या कोई सोल्यूशन इसका बताइएगा कि किस तरीके से हम ओपन पोर्स को जो है वो कैटर कर सकते हैं। अच्छा, अपरेंटली शिराज, मुझे लग रहा था कि जैसे क्वेश्चन रिलेटेड ना हो, लेकिन ओपन पोर्स का क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक से बहुत हद तक रिलेटेड है। वो इसलिए कि जब कोलेजन हमारी स्किन की डैमेज हो जाती है तो ये एक बेसिक रीजन है मसाम खुलने की, क्योंकि वो मसाम जिनको इन शेप रखा हुआ था कोलेजन फाइबर्स ने, जब वो वक्त गुजरने के साथ या किसी भी डैमेज की वजह से लूज हो जाती हैं तो फिर वो शेप नहीं बरकरार रख पाती और वो मसाम आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। तो ओपन पोर्स विजिबली चूंकि बहुत बुरे लगते हैं, खवातीन को मेकअप भी स्टे नहीं कर पाता और इसके अलावा ऑब्वियसली देखने में वो खड्डों जैसी लुक देते हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज है। अब इसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जो भी आपकी स्किन के अंदर की साख्त है उसे महफूज रखने के लिए आप सनस्क्रीन लगाएंगे लाजमी तौर पर,
पहली बात, यानी जब भी हम बाहर जाते हैं या हम बाहर नहीं भी जाते तो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शामिल है, तो कोशिश करें कि दिन का बेसिक 2/3 दिन का हिस्सा जो है सुबह से शाम तक वो सनस्क्रीन से आपका फेस कवर रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने स्किन के ऊपर कुछ इस तरह के पीलिंग एजेंट या क्लींजिंग एजेंट हफ्ते में एक दफा लाजमी करने चाहिए, जिनसे ऊपर की जो डेड लेयर स्किन की हैं वो पील ऑफ हो जाएं और स्किन की जो नीचे से न्यू टिश्यूज बनेंगे उसमें कोलेजन भी ऑब्वियसली शामिल होती है, तो वो जो न्यू फॉर्मेशन होती है ऑब्वियसली वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो ओपन पोर्स को काफी हद तक कम दिखाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं, जेनेरिक में नाम बताऊंगी यहाँ पे, एडेपेलिन या ट्रेटिनॉइड्स होते हैं, वो हम रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, उनको लगाने से ओपन पोर्स की जो अपीयरेंस है वो काफी हद तक इंप्रूव कर जाती है। देन कम्स द रोल ऑफ प्रोसीजर्स जो हम क्लिनिक में डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें हाइड्रा फेशियल्स, केमिकल पीलिंग, माइक्रो नीडलिंग, CO2 फ्रैक्शनल लेजर, ये सारी वो चीजें हैं, मोडालिटीज हैं जिनको आइदर अकेले अकेले या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके हम ओपन पोर्स की जो अपीयरेंस है ना उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने ओवरऑल जो है वो मास्क और पीलिंग वाले एजेंट लगाने के उनके थ्रू भी इसका सोल्यूशन बता दिया, और देन अगर बहुत ज्यादा किसी का इशू है तो वो डॉक्टर को विजिट करके अपने इस तरीके के ट्रीटमेंट भी करवा सकता है। तो नेक्स्ट डॉक्टर साहिबा मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ हमें सोर्सेज ये फैक्टर्स बताए जो कि कोलेजन को हमें उसको डिप्लीट कर रहे हैं या उसको वीक कर रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है कि अगर हम कोलेजन अपना जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी है उसको उसके लॉस को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके बगैर तो ये डिस्कशन ही कंप्लीट ना होती कि अब कोलेजन को हम करें क्या अगर ये लूज हो रही है। तो जिस तरह जो चीजें हमने बताई, अगर पहली बात है उनको अवॉइड कर लें, अल्ट्रावायलेट लाइट को अवॉइड करें, स्मोक ना करें, डाइट अच्छी रखें। दूसरे नंबर पे मैं डाइट को ही फर्दर एम्फसाइज करूंगी कि कोलेजन चूंकि एक प्रोटीन है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी हमारी खुराक की चीजें हैं जिनमें ये कोलेजन अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है। उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसमें एग वाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंसान एग पूरा अंडा नहीं भी खाना चाहता तो आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में 2 एग वाइट्स ले लें। अगर किसी को कोलेजन की कमी का कोई शिकार है या वो समझता है कि उसको कोलेजन की प्रॉब्लम चल रही है, 2 एग वाइट्स पर डे आर वेरी गुड। इसके अलावा दालें, गोश्त, नट्स, बेरीज जिसमें ब्लूबेरीज और ड्राई बेरीज, इसके अलावा रेस्पबेरीज, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर कोलेजन होती है। और हमारी जो कैबेज गोभी है, गोभी के अंदर बहुत अच्छी कोलेजन मौजूद है। अब कोलेजन जो होती है ना, चूंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको हमारी आंतों से, हमारे मेदे से ऑब्वियसली ये जज्ब होगा, खून में शामिल होगा, तो ही वहां पहुंचेगा जहां इसकी जरूरत है। तो इस असना में देखा जाए तो जिन डाइट्स का मैंने मेंशन किया उसमें जो कोलेजन फॉर्म है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। सारी कोलेजन जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती, बॉडी को डिफिकल्टी होती है आंतों से उनको अंदर एब्जॉर्ब करने में, लेकर जाने में, लेकिन ये जो मैंने खुराकें मेंशन की इनकी कोलेजन अच्छी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने सारी सोर्सेज उसके बता दिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग्स। तो इसके अलावा अगर डॉक्टर साहिबा मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँ तो हमें ये बताइएगा, जैसे आपने स्किन के ऊपर एक्सटर्नली हमें बता दिया, तो इसी तरीके से क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं या हमारी बोन्स की हेल्थ होती है उसके ऊपर भी कोलेजन का कुछ इफेक्ट होता है? बिल्कुल शिराज, बल्कि हमारी तकरीबन 60 to 70% बॉडी के जो अज़ा हैं वो बने ही कोलेजन से हैं। अब चूंकि स्किन को हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज्व अगर कहा जाए तो वो जिल्द है। जिल्द के बाद बाकी अज़ा की बात करते हैं 1 by 1। हमारी आंखों में कोलेजन है, दिल के मुख्तलिफ साख्त के हिस्से इंक्लूडिंग दिल के वैल्व्स वो भी कोलेजन से बने हैं। हड्डियां मुकम्मल के कुछ कोलेजन की खास टाइप से हड्डियां बनती हैं। इसके अलावा जोड़ों के अंदर कुछ कार्टिलेज यानी पूरी हड्डी होती है, नरम सी हड्डी, वो पूरी की पूरी कोलेजन से बनी है। सिमिलरली जो मसल्स हैं, पट्टे मुख्तलिफ काम करने के लिए, जैसे हमारे शोल्डर के पट्टे हैं या हमारे हिप गर्डल के पट्टे हैं, मोस्टली ये सारे के सारे पट्टे भी कोलेजन के साथ बने हुए हैं। किडनी की प्रोटेक्टिव लेयर कोलेजन से बनी हुई है। इस तरह देखा जाए तो हमारे जिस्म के बेशतर आज़ा के अंदर कोलेजन का बेसिक मेन रोल है। यही वजह है कि जब कोलेजन की क्वांटिटी में कमी आ जाए या उसकी जो फाइबर्स हैं वो टूटने लग जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, तो क्या क्या असरात हो सकते हैं। इंसान को हड्डियों में दर्द हो सकती है जिसको बोन पेन्स कहते हैं। हड्डियों की मैस यानी हड्डियों की जो उनके अंदर मिनरल्स की मिकदार है वो कम हो सकती है, इसे बोन मैस रिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा मसल्स की मैस, पट्टे जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बच्चे बहुत पतले पतले पट्टों वाले, पतली पतली बाजू टांगों वाले हमें नजर आते हैं जो कि खुराक के शौकीन नहीं है, या हमें पुअर आबादियों में जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं।
तो इसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में सार्कोपीनिया भी बोलते हैं, यानी मसल मैस जो है वो कम हो जाती है, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोलेजन। इसके अलावा अगर आप देखें तो खवातीन में आजकल मैंने बड़ा देखा है कि अर्ली एज के ऊपर जोड़ों में दर्द आ रही है, ना सिर्फ खवातीन में बल्कि मर्दों में भी। तो उसकी एक वजह यही होती है कि जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है, जो पूरी हड्डी है, वो कोलेजन से बनी है, और कोलेजन की फिर कमी की वजह से ये जॉइंट पेन्स और हो जाती हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारी जो खून की नालियां रन कर रही हैं पूरी बॉडी में, और जो दिल से खून लेके मुख्तलिफ अज़ा में लेके आती हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है, यानी कि उनके खिंचने की जो सलाहियत है, वो कोलेजन पे डिपेंडेंट है। और अगर कोलेजन थोड़ी हो जाए या उसकी क्वालिटी खराब हो जाए तो फिर वो सख्त हो जाती है, एक सख्त पाइप की तरह, जैसे पानी का पाइप गार्डन में हम यूज करते हैं। अगर वो सख्त हो जाता है तो वो पीछे से आने वाले हाई प्रेशर ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होते हैं, और वो ब्लड प्रेशर आगे ट्रांसफर होगा दिल के पट्टों के ऊपर, और फिर हमें दिल की बीमारियां लाहक होने का खतरा होगा। तो इस तरीके से खून की नालियों में कोलेजन की कमी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही एक विशियस सा सर्कल चल पड़ता है, और कोलेजन चूंकि बेसिक हमारी बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है, तो ये हमारी लाइफ को ओवरऑल बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहबा, अभी तो आपने जो ओवरऑल नक्शा खींचा है, इसमें मुझे तो लगता है कि सारी चीजें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, और ओवरऑल अगर हम अपने फूड को मेंटेन नहीं करते अपने डेली बेसिस के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज वगैरह को, और कोलेजन की जिस तरह की इंपॉर्टेंस है उसको अगर मेंटेन नहीं करते, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहबा, हमें ये भी बताइएगा कि कोलेजन को किस तरीके से इनटेक किया जा सकता है। अगर आप जो है वो फूड वगैरह से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ ऑब्वियसली जाना पड़ता है, तो सप्लीमेंटेशन किस तरीके से उसके लिए जा सकते हैं? अच्छा शिराज, जैसे ये मुझे सेशन पे आना था तो मैंने भी अपनी नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश किया, मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो मेरा पहले यही ओपिनियन था कि प्रोबेबली सप्लीमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। लेकिन चूंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा रिसेंटली रिसर्च पढ़ी, जो भी जदीद तहकीक है, उससे ये साबित हुआ है कि अगर खुराक के सोर्सेज से आप अपनी कोलेजन पूरी ना कर पाएं, या हम देखते हैं कि किसी इंसान के अंदर मुख्तलिफ अज़ा में कोलेजन की कमी या उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो हम सप्लीमेंट्स के जरिए इस कमी को पूरा कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि सप्लीमेंट्स के अंदर जो भी कोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी फाइबर्स छोटी शक्ल में, छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में प्रोवाइडेड होती हैं। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म, यानी कि वो उस शक्ल में कोलेजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिस शक्ल में वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकते हैं। हो सकता है डाइट से अगर आप 10 ग्राम कोलेजन खाते हैं तो उसमें से 2 ग्राम एब्जॉर्ब हो, लेकिन अगर सप्लीमेंट में आप 10 ग्राम कोलेजन खा रहे हैं तो प्रोबेबली उसमें से 8 ग्राम एब्जॉर्ब होने वाली है। इस तरीके से सप्लीमेंट्स के जरिए हम कोलेजन की कमी को पूरा कर सकते हैं, अगर हम समझें, अगर डॉक्टर्स तजवीज करें कि इस पेशेंट को कोलेजन की जरूरत है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। डॉक्टर अगर कहता है, उसको फील होता है डॉक्टर को कि इनके अंदर जो है वो कोलेजन की कमी है या कोलेजन की जरूरत है इनकी बॉडी को, तो देन डॉक्टर जो है वो अपने अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स जो है आपको रेकमेंड कर सकते हैं। वो देख सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर इस चीज के किस तरीके से असरात जो हैं वो नुमायां होंगे। तो डॉक्टर साहिबा से लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से कंसल्ट किया जाए, या किस तरीके से डॉक्टर साहिबा से जो है वो कंसल्टेशन ली जा सकती है, या उनको जो है चेकअप करवाया जा सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहिबा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में जो है अपनी प्रैक्टिस करती हैं प्राइवेट, और शाम के टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप मरहम के थ्रू जो है वो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा की जो प्रोफाइल है उसका लिंक हम कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप बुक कर सकते हैं। अदरवाइज marham.pk की वेबसाइट पर जाकर डॉक्टर आयशा गियास के नाम से आप डॉक्टर साहिबा की कंसल्टेशन ऑनलाइन या फिर जो इन क्लिनिक कंसल्टेशन है वो बुक कर सकते हैं। और अगर आप पूरे पाकिस्तान में, इवन दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, तो आप डॉक्टर साहिबा से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी मरहम के जरिए बात कर सकते हैं। तो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ मूव करूं डॉक्टर साहिबा, तो हमें ये बताइएगा कि जब हम कोलेजन के कोई सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो हमें साइड इफेक्ट से किस तरीके से मैक्सिमम बचा जाए, और क्या ओवरऑल में अगर सप्लीमेंट्स या विटामिन या मिनरल्स की बात करूं, तो वो कौन सा बेहतरीन टाइम होता है कि जिसके ऊपर हमें जो है वो सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए? शिराज, दिस इज इन फैक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं हम डे टू डे प्रैक्टिस में अक्सर एडवाइस कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग आयरन, विटामिन्स, और अब ये कोलेजन भी ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब हो रही है। तो सप्लीमेंट्स लेने का मेरे नज़दीक आइडियल टाइम होगा मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप नाश्ता लेते हैं तो हम डॉक्टर्स तो यही तजवीज करते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे, क्योंकि ओवरनाइट फास्ट के बाद आपने दिन शुरू करना है, आपको एनर्जी चाहिए पूरे दिन के काम करने हैं, तो नाश्ता शुड बी द बिगेस्ट चंक, फॉलोड बाय लंच जो कि उससे छोटा होगा, और डिनर जो कि सबसे थोड़ा होना चाहिए अगर आप सेहत को वाकई प्रायोरिटी दें।
तो बिगेस्ट मील के साथ, नाश्ते के साथ जब आप सप्लीमेंट लेते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे। फुल मैदे के अंदर जब वो सप्लीमेंट जाएगा, वो मैदे की दीवारों को नहीं टकराएगा, वहाँ तेजाबियत नहीं पैदा करेगा, पूरे का पूरा खुराक के साथ एब्जॉर्ब होगा और उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम होंगे। अब यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूं कि आखिर कोलेजन लेने के साइड इफेक्ट्स हो क्या सकते हैं। चूंकि कोलेजन एक प्रोटीन है और कुछ लोगों को प्रोटीन एलर्जीज होती हैं, जैसे कि कुछ लोग पीनट से एलर्जिक होते हैं, कुछ फिश से एलर्जिक होते हैं, कुछ इवन एग से एलर्जिक होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन एलर्जी कोलेजन में भी देखी गई है। और अगर किसी को सप्लीमेंट लेने के बाद फेस सूज जाता है, जिस्म पे खारिश हो जाती है, जिस्म में मोटापा सा या ब्लोटिंग वो फील करते हैं, जैसे गैस ट्रबल हो जाती है, तो ये बेसिक साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेशेंट ने मुझसे पूछा कल परसों ही, इससे रिलेटेड है कि मैं कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और मेरी एक्नी वर्स हो रही है। तो दिस इज समथिंग कि जिसको रिसर्च की अभी जरूरत है। अभी जितनी भी मैंने लेटेस्ट रिसर्चेस देखी है उसमें एक्नी के वर्स होने का कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन चूंकि पेशेंट ने इसको हमें रिलेट करके बताया कि 2-3 दफा ऐसे हुआ, तो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट नाउ। और अभी तक के लिए जो साबित शुदा साइड इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा गैस का फील होना, जैसे ब्लोटिंग, कुछ एलर्जीज का हो जाना और कभी कभार मैदे के अपसेट्स यानी तेजाबियत का होना। कोई मेजर साइड इफेक्ट्स फिलहाल फॉर्चुनेटली अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे जो जितने भी साइड इफेक्ट्स थे उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम पब्लिक क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। कोलेजन के ऊपर हमने बहुत सारी बात की है और एट द एंड हम फिर से कोलेजन के इंपॉर्टेंस और उसके जो हैं फायदे जितने भी आपकी बॉडी के लिए होते हैं उनको कंक्लूड कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं, तो हम इनको भी बारी बारी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहिबा से मैं कंसल्ट करूँ कि वो अगर इनके जवाब जो हैं वो मुख्तसरन हमें बता सकें। और अगर आप डॉक्टर साहिबा से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट डॉक्टर साहिबा को दिखाना चाहते हैं अपनी स्किन के मसाइल और उनसे जो है वो एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मरहम के थ्रू इनकी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी एजिंग के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके जी, एंटी एजिंग का क्या ट्रीटमेंट है, और मेरी बेटी 22 साल की है। ओके, तो एंटी एजिंग जो है ना वो आजकल दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, यानी हर इंसान के चाहता है कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो बुढ़ापे का अमल, ऑब्वियसली सबने बुढ़ा होना है, लेकिन वो स्लो डाउन हो जाए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो जो आपके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है आप उसे प्रोटेक्ट कर लें, आप उसे डैमेज से बचा लें ताकि वो स्लो रफ्तार के साथ आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाए। दूसरी चीजें ऐसी हैं कि जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी एजिंग के तौर पे एडवाइस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो ये सनस्क्रीन होती है मेरी प्रैक्टिस में, विच इज पार्ट एंड पार्सल आपकी डेली रूटीन का, आपने लाजमी सनस्क्रीन लगाना है। दूसरे नंबर पे होते हैं कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स या लोशंस जिनका जरूरी जो अज्जा हैं उसमें रेटिनॉइड्स होंगे। रेटिनॉइड्स कुछ केमिकल्स होते हैं मेडिकल में जो कि FDA अप्रूव्ड हैं एंटी एजिंग। तो रेटिनॉइड्स के ऊपर बेस्ड जो एंटी एजिंग क्रीम्स या लोशंस हैं दे आर वेरी गुड और इनको रात को लगाना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसीजर्स की तरफ कि एंटी एजिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अब इसमें कोलेजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो आज का टॉपिक चल भी रहा है, कोलेजन बेस्ड कुछ फिलर्स होते हैं, जैसे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ फैट्स हमारी स्किन की होती हैं, डीप फैट पैड्स जो चीक्स में या टेम्पल्स पे मुख्तलिफ एरियाज में होती हैं, तो वो कम हो जाती हैं और स्किन उसकी सपोर्ट लूज होने की वजह से गिरने लगती है या सेगीनेस आ जाती है। तो वी कैन यूज फिलर्स जो कि आर्टिफिशियल जेल लाइक कंपाउंड्स हैं जो हम स्किन के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे इंजेक्ट करते हैं और उनका इफेक्ट होता है मे बी साल 2 साल, देन वी हैव टू री इंजेक्ट। इसके अलावा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होती है जी बोटॉक्स। बोटॉक्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कुछ ऐसे मसल रिलैक्सिंग मॉलिक्यूल्स या इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ लोग बात करते हैं तो फोरहेड पे फ्राउन करते हैं, लाइनें डाल लेते हैं, या वो बात करते हैं स्माइल करते हैं तो आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं, इससे हम क्रोज फीट बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म की फेस के ऊपर आने वाली झुर्रियों के हमने नाम रखे होते हैं। तो इन झुर्रियों को कम से कम विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं जो 4 से 5 से 6 महीने के बाद री इंजेक्ट करते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स, एंटी एजिंग क्रीम, सनस्क्रीन यूज एंड ऑब्वियसली अ वेरी गुड डाइट एंड एक्सरसाइज जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर करेंगे तो आपके बुढ़ापे का जो अमल है वो कदरे स्लो डाउन हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। और नेक्स्ट हमारे से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि कोलेजन को कितना हमें यूज करना चाहिए, कितना इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। तो हमारी जो अप्रूव्ड इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए उसके बारे में हमें कुछ गाइड कर दीजिएगा।
अच्छा, इसमें जो डेली अप्रूव्ड है वो कोई क्लासिकल ऐसे नंबर नहीं है। अगर आप अच्छी बैलेंस्ड खुराक लेते हैं, बैलेंस्ड खुराक का मतलब ये होता है कि आपकी डेली रूटीन में गुड क्वांटिटी प्रोटीन्स होनी चाहिए, जिसमें नाश्ते में कम से कम प्रोटीन का होना लाजमी है। यानी नाश्ते में आप अंडा, दालें, गोश्त, मछली, नट्स, इस तरह की चीजें लाजमी शामिल करें। हर मील के अंदर कम से कम 30 से 40% हिस्सा अगर प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल है तो आप बहुत अच्छी कोलेजन की मिकदार ऑलरेडी ले रहे हैं। स्टिल अगर आपका डॉक्टर ये समझता है कि आप कोलेजन में डेफिशिएंट हैं और आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, तो वो फिर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टिश्यूज में कोलेजन डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर स्किन में डेफिशिएंट है तो मे बी आपको पर डे 8 से 10 ग्राम कोलेजन सप्लीमेंट की फॉर्म में दी जाए। अगर आपकी हड्डियां या पट्टे कमजोर हैं तो मिनिमम सप्लीमेंट डेली वुड बी 15 ग्राम्स। इसी तरह अगर आपकी ब्लड वेसल्स या हार्ट हेल्थ के लिए कोई दे रहा है और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि कोई वाजे ऐसी चीज नहीं है जो कोलेजन देने से हमें मना करे, तो फिर मे बी 10 to 12 ग्राम्स ऑफ कोलेजन पर डे। लेकिन दिस इज प्योरली द डिसीजन ऑफ द डॉक्टर। सो एज पेशेंट्स हम आपको ये लिबर्टी, ये आज़ादी हरगिज नहीं देंगे कि आप इतने ग्राम कोलेजन डेली खा लें। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अच्छी खुराक को फॉलो करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट आपको बताते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी जिम्मेदारी पे उस क्वांटिटी को सजेस्ट करेंगे जिसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल, हम भी जब भी बात करते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म से और जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, जो भी हम सेशन करते हैं, हम ये पेशेंट्स को या अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताते हैं कि जो भी आप अगर सप्लीमेंट है या फिर आपने कोई मेडिसिन यूज़ करनी है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको नहीं पता कि आपको डेली रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। आप जो है वो कोलेजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर किसी और सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और हो सकता है कि आपको उसकी कमी ना हो बल्कि वो ज्यादती की वजह से कोई और मसला हो जाए। तो इसलिए पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद जो है वो किसी भी सप्लीमेंट या फिर मेडिकेशन की तरफ जाएं। और डॉक्टर साहब, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कमेंट के अंदर, अगेन एंड अगेन मुझे शो हुआ कि डार्क सर्कल्स, इवन दो कि ये हमारे वो टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, लेकिन हमें बताइएगा कि डार्क सर्कल्स आजकल हर दूसरे बंदे में पाए जाते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, इवन यूथ का और एल्डरली एज में तो हो ही जाते हैं। अच्छा शिराज, फॉर्चुनेटली अब ये हमारी किस्मत कह लें कि ये क्वेश्चन भी हमारे टॉपिक से लिंक्ड है। वो कैसे कि कुछ स्किन की ऊपर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे जिल्द के नीचे सपोर्ट अल्लाह मियां की तरफ से थोड़ी सी कम है, और अंडर आई एरिया यानी आंखों के निचले का हिस्सा वही जगह है जहां पे स्किन के नीचे फैट लेयर बहुत लूज है, बहुत पतली है और हमें नेचुरली थोड़ी सी कम सपोर्ट है। तो ये जगह बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मुराद मेरी ये है कि यहाँ पे डैमेज के असरात सबसे पहले नुमायां होंगे। पूरे फेस के ऊपर जब एजिंग शुरू होती है या पिगमेंटेशन आने लगती है या स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं तो सबसे पहली जगह जो अफेक्ट होती है वो है अंडर आई एरिया। वहां की कोलेजन सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट से कह लें या स्किन कॉस्मेटिक्स। पेशेंट्स अक्सर काजल या इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं, आई कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत लोकल ब्रांड्स कह लें या वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो वो आइज को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। थर्डली मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में चूंकि सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हमारा सनी मुल्क है, मोस्टली 8 to 9 months ऑब्वियसली वी रिमेन इन द सन, तो यहाँ पे सन ग्लासेस लगाने का रिवाज काफी कम है। अब सन ग्लासेस लगाने से नेचुरली हमारी आंखों का बेसिक हिस्सा प्रोटेक्ट हो जाता है और अंडर आई एरिया उसमें शामिल है। सन ग्लासेस अगर आप लगाएं, टोपी का इस्तेमाल करें, हैट का इस्तेमाल करें और आप खुराक अच्छी लें, सनस्क्रीन आप डे टाइम में लगाएं तो ये एरिया काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन जैसे आपने कहा क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, अंडर आई अगर सर्कल्स आ ही गए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर विटामिन सी होगा या उनके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड होगा या उनके अंदर डी पिगमेंटरी एजेंट्स होंगे, जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं स्किन के, तो वो शामिल होंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में। कोई एक इस तरह का नाम नहीं होता, ये मुख्तलिफ जैसे 8 से 10 से 15 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ क्रीम्स में, और इस तरह की क्रीम्स होती है मार्केट में जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अंडर आई एरिया में डेली बेसिस पे 1 या 2 दफा लगाने से काफी बेहतर हो जाता है। स्टिल अगर हम फील करें कि वहां पे हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है तो समटाइम्स वी यूज फिलर्स, वही आर्टिफिशियल कोलेजन, आर्टिफिशियल जेल टाइप सब्सटेंसेस जिनको हम स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं, और ये हमेशा पेशेंट को बिल्कुल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट से लगाना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि अगर आप किसी गलत जगह को चूज करते हैं इन इंजेक्शंस के लिए तो वर्स्ट केस सिनेरियो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। यानी ये इतना डेंजरस है
کہ غلط جگہ پہ غلط طریقے سے ان ایکسپیرینسڈ انسان جب لگاتا ہے تو یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. سو چوز اے گڈ کاسمیٹولوجسٹ. تو انڈر آئی کریمز اور پروٹیکشنز اور انجیکشنز یہ ساری چیزیں, اور بوٹاکس جو ہے نا وہ انڈر آئی رنکلز کو کافی حد تک امپروو کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انڈر آئی سرکل سے ہمیں بچاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی ونٹرز تو گئے اور سمرز آ رہے ہیں, اور سمرز میں بہت زیادہ اسکن کے ایشوز آ جاتے ہیں, اور پھر ابھی رمضان بھی آنے والا ہے ود ان دا اسپین آف لیس دین 1 month. تو رمضان آ جائے گا, پانی کا انٹیک کم ہو جائے گا, اوور آل جو ہے وہ فوڈ بھی بیلنسڈ اس طریقے سے نہیں رہتا کہ سحری میں بہت زیادہ آئلی چیزیں کھا لی, افطار میں جم کے کھا لیا. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم سمرز اور رمضان کو لے کر ساتھ چلیں تو ہمیں اپنی اسکن کو کس طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کو کس طریقے سے مولڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری اسکن جو ہے وہ ٹھیک رہے. اب جو ہے نا زیادہ تر عوام مجھ سے ناخوش ہونے والی ہے, کیونکہ ان کو ہم رمضان میں جو جنک آئٹمز اور آئلی فوڈز ہیں اس کو منع کرنے والے ہیں. بینگ اسکن اسپیشلسٹ اینڈ بینگ ڈاکٹرز, میں تو یہ کہوں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تو بہت ہی خوش قسمتی کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم سارا دن اللہ کے حکم سے مختلف چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو اگر ہم 8 سے 10 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ سکتے ہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے سحر اور افطار میں بھی تو بچ سکتے ہیں نا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری میں آپ اچھی لیں, آبویسلی بگیسٹ میل ہے, آپ نے بریک فاسٹ ہیوی کرنا ہے, آپ نے سارا دن اس کی بیس پہ گزارنا ہے, تو آپ ناشتے میں اچھا پراٹھا کھائیں, کھانا کھائیں, جو مرضی کھائیں. لیکن جب آپ افطار کرتے ہیں تو وہ افطار جو ہے نا دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن ہائیڈریشن, یعنی وہ پانی, وہ لکوڈز, وہ گریویز, وہ اس کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے. کبھی بھی آئی وڈ نیور سجیسٹ کہ آپ افطاری میں بالکل روزہ کھلتے ہی سموسے کھانے شروع کر دیں یا پکوڑے کھانے شروع کر دیں. یہ چیزیں پانی کو ڈرا کریں گی, آپ کے معدے میں بلوٹنگ یعنی گیس ٹربل کا وہ سورس بنے گی, اور وہ پانی جسم میں ایبزارب نہیں ہوگا, وہ آنتوں میں رہ جائے گا. تو آپ کو لکوڈی چیزیں زیادہ لینی ہیں. اس کے علاوہ اسکن ہائیڈریشن کے لیے گرمیوں کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ پانی کے ساتھ ساتھ سالٹس بہت لوز ہوتے ہیں اسکن سے. تو پانی کے ساتھ آپ نے اس طرح کے پانی اور اس طرح کی لکوڈز لینے ہیں جن کے اندر آپ کچھ منرلز ڈال لیں, جیسے کہ شکنجبین ہمارا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ڈرنک ہے. وائٹامن سی, سالٹس اینڈ واٹر, وہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور رمضان میں بھی ہم اکثر اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو گرمیوں کے حوالے سے یہی ہے کہ ہائیڈریشن بیسڈ چیزیں لیں آپ, اور اس میں فروٹس شامل ہیں. فروٹ چاٹ از اے ویری گڈ تھنگ ایٹ افطار. فروٹ چاٹ بنائیں, فروٹ سیلڈس بنائیں, ویجیٹیبل سیلڈس بنائیں, پانی زیادہ لیں, اور آپ لکوڈ کے جوسز لے لیں, فروٹ جوسز لے لیں, شکنجبین بنا لیں. دیٹس آل. تھینک یو جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب میں چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے سیشن کا ٹائم آلموسٹ اوور ہو چکا ہے, تو ہمیں ایک ٹیک ہوم میسج, اگر ہم کولیجن کو اسپیسیفکلی, جیسے کہ ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم کولیجن کی امپورٹنس, اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور یہ رمضان والا تو مجھے لگا کہ ہمارا کیونکہ آنے والا کچھ دنوں میں جو ہے وہ ٹاپک ہے, اور جیسے گرمی ہو رہی ہے تو ہمیں اسکن کو ضرورت ہے, تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اگر اس ٹاپک کو اوور آل کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی اسکن کو کولیجن کے ساتھ مینٹین کرنا چاہیے. ویل شیراز, میں جاتے جاتے ایک آخری پیغام یہی دوں گی کہ جتنا زیادہ فطرت کے نزدیک رہیں گے اتنا فائدہ ہے, جتنا فطرت سے ہم دور ہوں گے اتنا ہمیں نقصان ہوگا. اپنی خوراک کو, اپنے لائف سٹائل کو جس حد تک آپ قدرت کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں کریں. اس میں قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی انہیں پریفر کریں, جو انسان نے بنائی انہیں آپ اوائڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنائے, سبزیاں بنائی, انہیں بغیر کسی آلٹریشن کے آپ کھائیں. ان کے اندر ہائی کولیجن کانٹینٹ ہے, آپ کی اسکن, بونز, جوائنٹس, ہارٹ, بلڈ ویسلز, آئیز, ساری چیزوں کو وہ ینگ رکھے گا. آپ بڑھاپے کی عمل جو ہے اس کی رفتار کم ہو جائے گی, بیماریوں سے بچیں گے, خود بھی خوش رہیں گے, اپنی فیملی کی بھی اچھی ٹیک کیئر کر پائیں گے. لیکن اگر آپ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں تو ساری چیزیں ریپلیسیبل نہیں ہوتی. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی ڈائٹ پہ یا ایکسرسائز پہ کمپرومائز کر لیں گے اور ہم کسی سپلیمنٹ سے اس کی کمی کو پورا کر لیں گے. دس از ناٹ پاسبل. سو بی ایز نیچرل ایز پاسبل. دس از مائی میسج فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. میں ضرور چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور سیشن بھی کریں. جتنے زیادہ کویشچن ہیں یہاں پہ, میں سارے کویشچن کو اوبیسلی ہمارے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کیٹر نہیں کر پا رہا. ہمارے پاس بہت سارے کویشچن جو ہیں وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ, جو ڈارک اسپاٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, ان سے بھی ہیں.
तो मैं चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर साहिबा से पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू डॉक्टर साहिबा की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहिबा के साथ हम एक और सेशन भी अरेंज करें जिसमें हम आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और मैं न्यूट्री फैक्टर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। न्यूट्री फैक्टर पाकिस्तानी मल्टी मिनरल और मल्टी वाइटामिन का एक ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी लोगों के लिए हमारे जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो बनाकर मार्केट में डिप्लॉय करते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, एंड बहुत शुक्रिया न्यूट्री फैक्टर के आपने हमारे साथ दिया और इस सेशन को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की। तो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।